उसके बाद आ गया हमारे पास मेन पॉइंट जो आपको हर क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, दैट इज डोनेशन। डोनेशन दो तरह की होती है, एक तो आ गई जर्नल डोनेशन। जर्नल डोनेशन में क्या होता है, वैसे आपको नाम से क्लियर हो जाएगा। दूसरी आ गई स्पेसिफिक डोनेशन। अगर आपको पैसा तो दिया, कहीं भी यूज कर लो, दैट इज जर्नल डोनेशन। और इसको हमने ट्रीट कहां करना है, हमारी इनकम साइड, मतलब क्रेडिट साइड या इनकम साइड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और जो स्पेशल डोनेशन है, स्पेसिफिक डोनेशन है, इसका मतलब क्या है, आपको जी बिल्डिंग के लिए पैसा मिला तो आपको बिल्डिंग पर ही खर्च करना पड़ेगा। हमने पढ़ा था ना बिल्डिंग फंड, तो वही चीज है, आपको बिल्डिंग पर ही खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, आपको वाटर कूलर के लिए पैसा मिला, आपको वाटर कूलर ही लेकर आना पड़ेगा। आपको किसी और काम के लिए पैसा मिला, आपको वही काम करना पड़ेगा। अगर उसमें से पैसा बच रहा है तो आपको क्या करना है, लायबिलिटी साइड इन बैलेंस शीट। रिपीट करता हूं मैं अपनी बात को, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि डोनेशन रिसीव्ड और कुछ नहीं, दैट इज जर्नल डोनेशन, ये हमारी बन गई रेवेन्यू आइटम। हमें रेगुलर बेसिस पर डोनेशन मिलती रहती है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो बिल्डिंग बन रही है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग बन रही है, हमने पैसे इकट्ठे कर लिए कि बिल्डिंग पर इसे पैसा को खर्च करना है, तो क्या होगा, उसके वो पैसा सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग पर ही खर्च होगा, दैट इज स्पेसिफिक। हमने किसी खास काम के लिए पैसा इकट्ठा किया तो उसे हम खर्च भी किसी खास काम पर ही करेंगे, इसी वजह से हम उसे लायबिलिटी साइड पर लिखते हैं। अगर वो पैसा बच रहा है हमारे पास तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आपको वाटर कूलर लेना है, आपने वाटर कूलर के लिए पैसा इकट्ठा किया, वाटर कूलर आपका मान लो आ गया 50,000 का और आपके पास पैसा आया 60,000, तो जो 10,000 बच गया वो आपकी लायबिलिटी है, या आपने बिल्डिंग के लिए पैसा इकट्ठा किया, जो मैं आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे चुका हूं। तो अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए डोनेशन रिसीव्ड इतनी, तो दैट इज जर्नल डोनेशन, तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखनी है। अगर आपको आ जाए डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर वाटर कूलर, डोनेशन फॉर कुछ भी स्पेसिफिक रीजन दिया हुआ है, तो आपने उसे लायबिलिटी साइड हमारी बैलेंस शीट में लिख लेना है। समझ आ गई आपको बात, ठीक है। तो आपको ऐसे लिखना है। तो उसके बाद हमारा पॉइंट आ गया, जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट रहता है, दैट इज लीगेसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लीगेसी। लीगेसी क्या होती है, इन केस अगर कोई पर्सन की डेथ हो गई, मान लो एक राम कुमार है, राम कुमार के पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, राम कुमार के पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है टोटल। उसने अपनी विल में, हमारी जो वसीयत होती है उसमें उसने क्या लिखा कि अगर मैं मरता हूं तो ये 1 करोड़ की प्रॉपर्टी इस एनपीओ को, इस ऑर्गेनाइजेशन को आप दान कर देना। तो क्या हुआ, 1 करोड़ रुपया आ गया किसके पास, ऑर्गेनाइजेशन हमारी एनपीओ के पास। इसे हम बोलते हैं लीगेसी, दैट इज लीगेसी। तो अगर उसने बोला पैसा दे देना, दैट्स ऑल, तो वो हमारी क्या बन गई, रेवेन्यू आइटम। इफ मनी इज रिसीव्ड बट नो नोट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, अगर आपको रीजन नहीं दिया, काम नहीं दिया हुआ कि आपने ये करना है या कुछ भी करना है, तो आप इसे क्या करोगे, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इनकम साइड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और अगर, ये तो था केस नंबर पहला, अगर नंबर सेकंड,
अगर उसने ये बोल दिया कि आप ऐसा करना 1 करोड़ से यहाँ पर एक पार्क बना देना, एक बिल्डिंग बना देना, बच्चों के लिए झूले लगा देना, जो भी बच्चों के लिए गेम्स ला देना, या कुछ भी उसने रीजन दे दिया, हमें काम दे दिया। इफ legacy is received for specific purpose, then liability side in balance sheet। क्लियर? तो ये हो गया हमारा लीगेसी। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 5। और अभी हमने लास्ट 6th पॉइंट करना है। ये मैं सिर्फ वही पॉइंट करवा रहा हूं जिसमें आपको कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, इसी वजह से मैंने इसे करवाया। अदरवाइज आपके जो नॉर्मल पॉइंट्स हैं मैंने आपको काफ़ी तो पहले बता ही दिए, जैसे बिल्डिंग फंड हो गया, मैच फंड हो गया, या प्राइज फंड हो गया, या सब्सक्रिप्शन क्या होती है। सब्सक्रिप्शन मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप फीस ही होती है जो हम एनुअली चार्ज करते हैं हमारे मेंबर से, ताकि वो हमारा मेंबर बना रहे। ठीक है ना? जो हमने पहले एंट्रेंस फीस पढ़ी है, जब वो एंटर होता है हमारी एनपीओ में तब लेते हैं, और जो सब्सक्रिप्शन बोल रहा हूँ वो एनुअली चार्ज करते हैं, तो दैट इज सब्सक्रिप्शन फीस। तो उसमें क्या रहता है, उसको हम इनकम साइड अपनी लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, वो भी हम करते हैं प्रॉपरली। मैं फॉर्मेट करवाऊंगा आपको। फिलहाल थोड़ी सी ये आपको टर्म्स क्लियर करवानी जरूरी थी, इसी वजह से मैंने पहले आपको टर्म्स क्लियर करवाई। आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर का आपको पता होना चाहिए, और नंबर 2 जो मैं टर्म्स आपको अभी बता रहा हूँ, जो मैंने 5 ऑलरेडी बता दी हैं, और जो 6th मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सारी की सारी अच्छे से समझ आनी चाहिए। ठीक है? तो हमारे पास क्या आया, नेक्स्ट आ गया ग्रांट। क्या आया? ग्रांट। ग्रांट का मतलब क्या होता है, हमें पता होता है ना, अगर आप गांव में रहते हो तो सरपंच के पास ग्रांट आती है, एमएलए के पास आती है, एमपी के पास आती है, तो सेम ही एनपीओ के पास भी आती है। तो ग्रांट रिसीव्ड इज ए कैपिटल रिसीट। ग्रांट रिसीट इज ए कैपिटल रिसीट। हमारी जो ग्रांट अगर हमें रिसीव हो रही है तो वो कैपिटल रिसीट होगी। ठीक है? तो इसको अगर हमने कैपिटल रिसीट लिख लिया तो हम क्या करेंगे, इसको लायबिलिटी साइड इन बैलेंस शीट हम इसे लिखेंगे। ठीक है? तो ये हो गया हमारा ग्रांट का ट्रीटमेंट। तो ये थे हमारे 6 पॉइंट जो हमने याद रखने हैं। इसके अलावा आपको सारे पॉइंट सिंपल ही होते हैं। आपको आएगा कैसे क्वेश्चन, आपको आएगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको गिवन होगा। रिसीट एंड पेमेंट आपको बताया था मैंने, पैसा आता है और पैसा जाता है, दोनों साइड हमें गिवन होगी। हमने उसमें से देखना है हमारा खर्चा कौन सा है और हमारी इनकम कौन सी है। और एक पॉइंट और, अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए रिसीट एंड पेमेंट में दिया हो पेमेंट साइड अगर आपको लिखा हो प्रिंटर परचेस्ड, बिल्डिंग ओनली बिल्डिंग, जा बुक्स, जा आपको फर्नीचर, कुछ भी ऐसा आ जाए तो आप इसे क्या मानोगे, कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर, दैट इज कैपिटल नेचर। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैंने काफ़ी बार देखा है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पेमेंट साइड दिया हुआ है, हमने पैसा पे किया बिल्डिंग के लिए, नॉर्मल खर्चा है, रेवेन्यू ट्रीट करो, एक्सपेंडिचर साइड इसे लिख दो। लेकिन ये कैपिटल नेचर आइटम है। कौन सी है? कैपिटल नेचर। क्योंकि अगर आप प्रिंटर खरीद रहे हो, ये तो है नहीं आप रोज रोज खरीदोगे, ठीक है। सेम ही अगर बिल्डिंग खरीद रहे हो आप, तो बिल्डिंग भी रोज नहीं खरीदोगे, ठीक है। और सेम बुक्स, फर्नीचर जो भी है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कैपिटल नेचर आइटम्स बोलेंगे। तो इसे हमने बैलेंस शीट में लेके जाना है। तो
हाँ, अगर इसकी डेप्रिसिएशन आती है, मैंने जैसे कल वाले लेक्चर में करवाया था आपको, डेप्रिसिएशन या इसका प्रॉफिट एंड लॉस, अगर इसे सेल करते हैं हम तो उसे जरूर हमने प्रॉफिट एंड इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखना है। तो यहाँ पर कौन कौन सी आइटम्स आएंगी? इनकम साइड नॉर्मल सी बात है, सब्सक्रिप्शन बाय के साथ आपको लिखना है, जैसे आप पहले लिखते हो, इधर टू के साथ, इधर बाय के साथ, ठीक है। बाय एंट्रेंस फीस जो हमने अभी पढ़ा है, उसके बाद कोई आपको अगर डोनेशन आ जाए, ठीक है, इधर क्या आ जाता है नॉर्मली सैलरी, ठीक है, टू रेंट अगर कोई है, ठीक है। उसके बाद अगर हमारी इनकम साइड इंक्रीज होती है और हमारी एक्सपेंडिचर साइड कम रहती है तो हम पहले क्या लिखते थे? टू नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस जब हम बनाते थे तो उसमें हम क्या लिखते थे? टू नेट प्रॉफिट। और लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिखना है, क्योंकि हमारा प्रॉफिट वाला तो बिजनेस ही नहीं है, इसी वजह से हमने यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज करना है? सरप्लस। कौन सा? सरप्लस। सरप्लस का हिंदी में मतलब होता है किसी चीज का ज्यादा होना, ठीक है। और अगर हमारी खर्चा ज्यादा बढ़ता है तो हमने क्या लिखना है? डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है कमी आना किसी चीज की। तो मैं साथ में लिख देता हूं बैलेंसिंग फिगर, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये हमने दोनों साइड्स का डिफरेंस करके निकाला है। अगर इनकम साइड बढ़ गई, ज्यादा आ गई, तो हमने टू सरप्लस लिखना है, और अगर हमारी खर्चे वाली साइड ज्यादा आ गई तो हमने डेफिसिट लिखना है, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे करना है। फिलहाल तब तक आप इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करके देखो। मैं आपको इस वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चन अपलोड भी कर देता हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए। आपको जरूर करने हैं, क्योंकि अगर आप इसे लीनियंट लोगे तो ये आपका टॉपिक अच्छे से आपका क्लियर नहीं होगा, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको 6 मार्क्स का एग्जाम में सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही आना है। कई बार साथ में बैलेंस शीट बनानी आ भी जाती है, कई बार नहीं भी आती, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर मस्ट है। आपको इसे अच्छे से करना है। 10 मार्क्स का आपका फुल चैप्टर ये एग्जाम में आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।